वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर वाले। तो आइए जरा सी मेहनत कर लेते हैं इन एक एक नंबर के क्वेश्चंस पर। ध्यान से देखिए, पहले हम 2020 के कोड ए के 16 क्वेश्चन करेंगे। ओके, 0.375 आपको इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डेसिमल के नाम का 1 लिखा जाता है, जितने डिजिट आगे होते हैं उतनी जीरो लग जाती हैं। ठीक है, 375 बटे 1000। अब अगर आपको पहाड़े अच्छे से आते हैं तो आप इसे 25 के टेबल से कैंसिल कर दीजिए। ओके, आप चाहें तो पहले ऐसे डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 25 1 जा 25, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 2 1 और 5 एज इट इज। 25 5 जा 125। ये जो 15 आ गया आप इसे यहां लिखेंगे। सिमिलरली आप 25 से 1000 को डिवाइड कीजिए। 25 4 जा 100, ये 0 एज इट इज और यहां भी ये 0 लिखी जाती है। 15 बाय 40। ओके, अब आप इसे आगे 5 से कैंसिल करेंगे। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। ओके, ये आंसर आ गया 3/8। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, 6x की 2 घटा 7x घटा 3। हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य ढूंढ के लाने हैं। तो देखिए, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई -18 आती हो और जोड़ने या घटाने से -7। आपको सबसे पहले वो सारे फैक्टर लिख लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 18 आती हो। 1 और 18 की गुणा 18 होती है। 2 और 9 को आप गुणा करेंगे तो भी 18 आएगा। 3 और 6 की गुणा भी 18 होती है। 4 से 18 भाग नहीं होता, 5 से नहीं होगा भाग, और 6 क्योंकि यहां पर आ चुका है इसलिए आप आगे के फैक्टर नहीं लिखेंगे। अब आपको इन तीनों में से उस पेयर को सिलेक्ट करना है जिसको जोड़ने या घटाने से घटा 7 आए। तो अब बताइए, 18 में अगर आपने 1 जोड़ा तो 19 आएगा और 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 आएगा। हमें क्या चाहिए? 7 घटा का 7, तो ये कट हो गया। 6 में आपने 3 जोड़ा 9, 6 में से 3 गए 3, तो ये भी कट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए 7। अगर आप 9 में से 2 को घटा देंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, लेकिन 7 का चिन्ह क्या होना चाहिए? माइनस। 2 9 और आपको माइनस का 7 चाहिए। ठीक है, -7 कब आएगा? जब माइनस का नंबर बड़ा होगा। बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन आप आंसर में लगाते हैं। ओके, तो -7 कब आएगा? जब आप 2 में से 9 को घटाएंगे। अब यहां आप x लिख देंगे। ठीक है, हमें ये 2 फैक्टर मिल गए। हमने घटा 7 की जगह घटा 9x जमा 2x लिख दिया। आप चाहें तो 2x को पहले और घटा 9x को बाद में लिख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 3 इन दोनों संख्याओं को भाग करेगा, तो जब आप यहां पर 3 को कॉमन लेंगे तो 3 से 6 को भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ओके, और क्योंकि यहां पर 2x थे उनमें से 1x बाहर चला गया और 1x बच गया। माइनस एज इट इज, 3 से आपने इसे भाग किया 3, ये x कॉमन चला गया। ओके, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? 1 और 2x घटा 3 ऐसे का ऐसे। जैसे ही आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाती हैं, इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। 2x घटा 3 को आप पहले लिख देंगे और 3x जमा 1 को बाद में लिख देंगे। इन दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे। माइनस का 3 दूसरी साइड जाकर प्लस का 3 हो जाएगा और गुणा वाले नंबर भाग में बदल जाएंगे, यानी x की वैल्यू आ गई 3/2। सिमिलरली प्लस का 1 दूसरी साइड जाकर माइनस का और गुणा वाले नंबर भाग में। x का दूसरा मान घटा 1/3 आ गया। इट मीन्स इस बहुपद के 2 शून्य क्या है? 3/2 और -1/3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। x + y = 14, x - y = 4। यहां पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, ये प्लस का y, ये माइनस का y, दोनों कैंसिल। x जमा x 2x, 14 + 4 18। गुणा वाले किस में बदल जाएंगे? भाग में। 2 9 जा 18, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। और जैसे ही आप इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे आपके पास y आ जाएगा। x की जगह आपको 9 पुट करना है, प्लस y = 14 एज इट इज। प्लस का 9 राइट साइड आकर माइनस का हो जाएगा। 14 - 9 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ABCD इन चारों में से आपको ये बताना है
कि कौन सी एपी है। अब देखिए एपी के बारे में हमें कैसे पता चलता है, अगर आपने A2 में से A1 को माइनस किया और A3 में से A2 को माइनस कर दिया और इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाए, तब हम ऐसे कहते हैं कि ये सीरीज एपी है। ओके, अब बताइए 4 - 2 की वैल्यू 2, 8 - 4 की वैल्यू 4, एक आंसर 2 आया और एक आंसर 4। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इट मीन्स ये सीरीज एपी नहीं है। ओके, सिमिलरली अब बी पार्ट में देखिए 0.22 में से आप 0.2 को लेस करेंगे, ये 0 हम लगा सकते हैं अपने पास से, 2 - 2 0.0। ओके, अब आपको थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है, यानी 0.222 में से आप 0.22 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये 2 0 0, क्या ये दोनों आंसर इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों आंसर भी इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये सीरीज भी एपी नहीं है। ओके, अब ये सी पार्ट में देखिए -6 में से -10 को माइनस करेंगे तो डबल माइनस प्लस हो जाएगा और 10 - 6 4। ठीक है, और फिर थर्ड टर्म में से आपको सेकेंड टर्म भी माइनस करनी है, यानी -2 में से आप -6 को घटाएंगे, डबल माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और 6 - 2 4। अब की बार ये दोनों अंतर सेम आ गए, इट मीन्स ये एपी है। लास्ट पार्ट देखिए 3 - 1 की वैल्यू 2, 9 - 3 की वैल्यू 6। क्या 2 और 6 इक्वल होते हैं? नहीं, इट मीन्स ये सीरीज भी एपी नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 2 7 12, ये हमें एक एपी गिवन है और हमें इस क्वेश्चन में A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए ये रूल है, AN का क्या रूल होता है? A + n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू 10 है, तो जैसे ही आप यहाँ n की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 - 1 9, A10 कितना हो जाएगा? A + 9D। A फर्स्ट टर्म है, यानी A की वैल्यू 2 और D के लिए आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। 7 - 2 की वैल्यू 5, 9 5 = 45, इसमें आपने 2 जोड़े 47। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सभी वृत्त डैश होते हैं, आपको इन दोनों में से एक करेक्ट टर्म फिल करनी है। अब जो सारे सर्कल्स होते हैं ना, वे सिमिलर होते हैं। सर्वांग का मतलब होता है सर्व अंग समान, यानी दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, और समरूप का मतलब होता है रूप उनका समान होना चाहिए, यानी ये एक छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है तो दोनों ही वृत्त, इन दोनों का रूप समान है। सर्वांग का मतलब होता है अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर दे रखी हैं तो दूसरी त्रिभुज की भी 3 4 और 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ओके, जबकि समरूप में ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 दे रखा है और हमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ढूंढ के लाना है। ध्यान से सुनिए, जब भी आपके पास भुजाओं का अनुपात गिवन होगा और आपको क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड करना होगा तो आप वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 चौके 16, 9 निम 81, यहाँ 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 मत कर देना। ओके, ये आपको वर्ग करना होता है, इस नंबर को खुद से ही गुणा करना है, 9 निम 81। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्षेत्रफलों का अनुपात 36:121 दे दिया और आपसे भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। जब जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो और आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है तो आप वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, 36 का वर्गमूल 6, 121 का 11, आपको ये स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, अगर यहां पर क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 दिया होता तब भुजाओं का अनुपात वर्गमूल 3:7 हो जाता। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस का कंक्लूजन ये है कि जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात ढूंढ के लाना है तब आप स्क्वायर करेंगे और भुजाओं के अनुपात के लिए स्क्वायर रूट किया जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये एक वृत्त का क्वेश्चन है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से इसकी स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और बिंदु की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। हमें इस वृत्त की त्रिज्या ढूंढ के लानी है। ज्यादा अच्छा सा तो ये वृत्त नहीं बना है पर क्वेश्चन को समझने के लिए काफी है। देखिए, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, जिसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बाकी की दोनों भुजाएं आप किसी भी भुजा को
बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं। ओके, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अगर हम वृत्त की त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिला देंगे तो वहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। बाकी बची ये दोनों भुजाएं। अब इन दोनों में से आप एक साइड को बी मान लीजिए और एक साइड को पी मान लीजिए। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। एच की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 24 और परपेंडिकुलर पी आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, प्लस के नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस के हो जाएंगे। दोनों को घटाने से 49 आ गया। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हमने यहां से स्क्वायर हटा दिया और इधर वर्गमूल लगा दिया और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको P और Q इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहां पर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, बहुत सिंपल है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। आपको बस पहले नंबर में से पहला नंबर घटाना है, 4 घटा 2 और इसका वर्ग कर देना है। फिर दूसरे नंबर में से आप दूसरा नंबर घटाएंगे, यानी 1 घटा 3 और इसका वर्ग कर देंगे और वर्गमूल एज इट इज। ठीक है, 4 में से 2 गए 2 और 2 का वर्ग 4। 1 में से जब आप 3 को घटाते हैं तो घटा का 2 आएगा। वर्ग करने से ये माइनस तो खत्म हो जाएगा और 2 का वर्ग 4। 4 में 4 जोड़े 8। अब आप 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। इन्हें आप 2 का वर्ग लिख सकते हैं और ये 2 ऐसे कैसे? ये 2 इस वर्गमूल से कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, लेकिन यहां पर वर्गमूल एज इट इज। ओके, या फिर आप डायरेक्ट इनको एक बार लिखकर और वर्गमूल 2 एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, ये पी क्यू के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु 3, 4 है और उसका एक सिरा 7 - 2 है। आपको दूसरे सिरे के कोऑर्डिनेट ढूंढ के लाने हैं, यानी निर्देशांक। मध्य बिंदु का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। पहले नंबर में पहला नंबर जोड़कर आप उसे 2 से भाग कर देंगे तो मध्य बिंदु का पहला नंबर आ जाता है। ओके, यानी 7 + x बटे 2 बराबर 3। ठीक है, इसी तरह से y के लिए सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मध्य बिंदु का सेकंड नंबर आ जाएगा। ओके, 2 तिया 6 प्लस का 7 राइट साइड आकर माइनस का हो जाएगा और x का मान -1 आ जाएगा। ठीक है, भाग वाले नंबर गुणा में 2 4 जा 8 माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा और 8 + 2 10। ये y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। ये क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक में है। सो क्वेश्चन नंबर 13। sin a की वैल्यू 3/4 गिवन है। ये टेबल देखिए ध्यान से। sin cos tan कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन की रेशो क्या होती है? p/h। इट मीन्स 3 किसकी वैल्यू है? b की और 4 वैल्यू है h की। ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को h कहा जाता है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4। 3 4 हमें क्या फाइंड करना है? बेस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने ये वैल्यू पुट कर दी। h की जगह 4 और p की जगह 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सब्ट्रैक्ट किया 7। क्योंकि हमें यहां से अब स्क्वायर हटाना है तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये वैल्यू आ गई बेस की। हमें इस क्वेश्चन में cos a की वैल्यू फाइंड करनी है और cos क्या होता है? b/h। बेस √7 अभी आपने कैलकुलेट किया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 दे रखी है, यानी cos a की क्या वैल्यू आ गई? √7/4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 4 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक वृत्त दे रखा है। एंगल 30 डिग्री है। आपको इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ढूंढ के लाना है। ओके,
इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए स्टेटमेंट में कहा गया है। आर का स्क्वायर मतलब रेडियस को आप 2 बार लिखेंगे, थीटा यानी एंगल 30 डिग्री और 360 एज इट इज। 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 तिये 12। ओके, यहां से 4 और यहां से 3 बचा है। 3.14 को हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब आप इन दोनों नंबर्स की गुणा करके और 3 से भाग करेंगे तो 4.186, इसे आप 4.19 भी लिख सकते हैं। ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, अगर आप चाहें तो यहां से दशमलव को हटा दें और बटे में 100 लिख लें और इसे आगे अगर आप 2 से काटेंगे तब भी क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा गया है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये रूल आपको लर्न होना चाहिए, 2πRh होता है। अंडरस्टैंड? और देखिए आप पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स हैं। ओके, आपको एक व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ के लानी है। तो देखिए टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 3 + 2 5, 5 + 4 9, टोटल बॉल्स 9। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमेशा टोटल डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी 2। व्हाइट बॉल 2 हैं तो ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, प्रायिकता पूछ ली जाए, तो बताइए क्या होगी। ब्लू बॉल कितनी है, 3, और टोटल बॉल्स कितनी है, 9। क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। सिमिलरली आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी बता सकते हैं। रेड बॉल 4 है और टोटल बॉल्स 9 है, यानी 4/9। और इसी के साथ 2020 के हमने सारे एक नंबर वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और 2021 के एग्जाम्स में आपका 1 नंबर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।